इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से इजरायल को सबसे तगड़ा झटका। गैर कानूनी फिलिस्तीनी जमीन को तुरंत खाली करने का आदेश। बौखलाया यहूदी शासन, कोर्ट को ही बता दिया यहूदी विरोधी। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने शुक्रवार को अहम घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। इजरायल ने 1967 में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। ICJ ने यह टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की है। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष नवाफ सलाम ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे के संबंध में 15 जजों के पैनल द्वारा जारी गैर बाध्यकारी सलाहकार राय पढ़ी। ICJ ने कहा कि इजरायल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजरायल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। ICJ ने कहा कि इजरायल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में कब्जा करने, परमानेंट कंट्रोल लगाने और बस्तियां बनाने की नीतियों को लागू करके वहां कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने यहां पर साफ कहा है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां से लेकर इजरायल जो भी कर रहा है वो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। उसने कहा कि इस तरह की हरकतें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी को गैर कानूनी बनाती है। दोस्तों, इस फैसले के बाद एक तरफ जहां फिलिस्तीन इसका स्वागत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इजरायलियों की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ICJ के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इजरायली कट्टरपंथी लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनी आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बताया है। ICJ के फैसले के बाद PM नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वो जहां रह रहे हैं वह उनकी अपनी जमीन है। यरूशलेम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि इजरायल की राजधानी है। ये आज से नहीं है, हमेशा से ही ये इजरायलियों की जमीन है। यानी ये उस जमीन की बात कर रहे हैं जब दुनिया भर से सताए हुए यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने पनाह दी थी, लेकिन बाद में इन यहूदियों ने खुद फिलिस्तीनियों को ही बेघर कर दिया। उनसे उनके घरों को छीन लिया गया। उस समय यहूदियों का साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने दी थी जो फिलिस्तीनी आंदोलन को कुचल दिया था। जब से ये लोग इस क्षेत्र में आए हैं तब से लगातार फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं और इस जमीन का जो असल मालिक है उनको मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सच पर आधारित है, लेकिन फिर भी इजरायल इसे मानने से इनकार करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ICJ का कोई भी फैसला इस ऐतिहासिक सच को झुठला नहीं सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर ICJ ने इजरायली कब्जे पर विभिन्न देशों की दलीलें सुनने के लिए फरवरी में एक सप्ताह का सत्र बुलाया था। इसमें कई देशों ने इजरायल से 57 साल पुराने कब्जे को छोड़ने की अपील की थी। दरअसल ICJ में 15 जज हैं, जिनमें से 11 जजों ने इजरायल के खिलाफ फैसला सुनाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICJ का यह फैसला सिर्फ एक सलाह है जिसे मानने के लिए इजरायल को मजबूर नहीं किया जा सकता है। वैसे इजरायल माने या ना माने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट पर फिलिस्तीनियों का कहना है कि सिर्फ कोर्ट की तरफ से बयान जारी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर के देशों को आगे आकर इजरायल पर दबाव डालना पड़ेगा ताकि वो जिन क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठे हैं वहां से वो निकल जाए और फिलिस्तीनी अपनी जमीन में वापस लौट सके। वहीं संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए ICJ को शुक्रिया कहा। मंसूर ने कहा कि हमारे लोग इस अवैध कब्जे को खत्म करना चाहते हैं। आज जो हुआ है वो इस कब्जे को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से जुड़ी सभी बारीकियों को पढ़ेंगे और इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं इस फैसले के बाद PM नेतन्याहू की सरकार में सहयोगी पार्टी के विवादित नेता इतामार बेन गवीर बौखला गए। उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इजरायल को इस फैसले के जवाब में वेस्ट बैंक के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इजरायल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह हमारे पूर्वजों की जमीन है। हमने यहाँ पर आने के लिए 2000 सालों तक प्रार्थना की।
तब हमें ये जगह मिल पाई है। आईसीजे यहूदी विरोधी अदालत है, उसके फैसले से हम पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने गाजा से 2005 में इजराइल की वापसी को एक गलती बताया और कहा कि अब वेस्ट बैंक छोड़कर इजराइल वही गलती नहीं दोहराएगा। गौरतलब है कि इजराइल ने 2005 में गाजा पर से अपना दावा छोड़ दिया था। यानी दोस्तों, इजराइल हर उसको यहूदी विरोधी घोषित कर देते हैं जो सच्चाई बोलते हैं। इनकी नजर में सिर्फ वही सही है जो इजराइल के अपराध पर चुपचाप उनके साथ खड़े हो। वैसे इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप भी फिलिस्तीन के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं दूसरी ओर तुर्की जल्द ही समुद्री डाकुओं के लिए कुख्यात अफ्रीकी देश सोमालिया में अपनी सेना तैनात कर सकता है। इसे लेकर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को तुर्की की संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया। इस प्रस्ताव में सोमालिया के जल क्षेत्र में तुर्की के सैनिकों की तैनाती के लिए अथॉरिटी की मांग की गई। ये कदम तुर्की और सोमालिया के बीच फरवरी में दस्तखत डिफेंस एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सोमालिया की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और अफ्रीकी राष्ट्र के लिए एक नौसेना की स्थापना करना है। ये सीक्रेट डील कथित तौर पर जनवरी में सोमालीलैंड के अलग हुए राज्य के साथ इथियोपिया के समझौते के जवाब में संपन्न हुआ था, जो अदीस अबाबा को वहां एक सैन्य बंदरगाह बनाने का अधिकार देता है। इस महीने की शुरुआत में तुर्की ने आगामी संकट को सुलझाने और मध्यस्थता करने के प्रयास में सोमालिया और इथियोपिया के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। हालांकि बैठकें एक संयुक्त घोषणा के साथ समाप्त हुई, जिसमें शामिल होने की इच्छा जताई गई। लेकिन सूत्रों ने बताया कि मध्यस्थता शुरू होने के बावजूद इथियोपिया ने प्रगति के लिए अनिच्छा दिखाई। इस घटना पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट रूप से सोमालिया के प्रति तुर्की की प्रतिबद्धता को तेज कर दिया है। गुरुवार को तुर्की के ऊर्जा मंत्री अल्परसलान बैराकटर ने इस्तांबुल में अपने सोमाली समकक्ष अब्दी रिजाक उमर मोहम्मद के साथ हाइड्रोकार्बन इन्वेस्टिगेशन और उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता तुर्की की सरकारी कंपनी TPAO को सोमाली समुद्री इलाकों के भीतर 3 अलग अलग ब्लॉकों में इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज अंजाम देने के लिए इजाजत देता है। अंकारा में पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार ने TPAO जहाजों की सुरक्षा के लिए सेना भेजने का कदम उठाया है, जो आने वाले महीनों में सोमाली जल में ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। तुर्की संसद में पेश प्रस्ताव में 2 साल के कार्यकाल का अनुरोध किया गया है, जिसे आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। इससे राष्ट्रपति एर्दोगान को जरूरी सैनिकों को तैनात करने का अधिकार मिल सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार यह कार्रवाई सोमाली सरकार के औपचारिक अनुरोध के जवाब में की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है, तुर्की के समर्थन में आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और अन्य खतरों के खिलाफ सहायता शामिल होगी। आतंकवाद के खिलाफ सोमालिया की लड़ाई पर 1 दिसंबर 2023 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प भी इस सहयोग के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है। प्रस्ताव में सोमालिया के साथ फरवरी में हुए समझौते को इन कार्रवाइयों के आधार के रूप में सीधे संदर्भित किया गया है। हालांकि सोमालिया ने औपचारिक रूप से इस सौदे की पुष्टि की है, लेकिन इसकी सामग्री अब तक गुप्त रही है। एर्दोगान की सरकार ने अभी तक इस सौदे को तुर्की की संसद में अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए पेश नहीं किया है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।